मैं डॉक्टर आर के पुरोहित आज के व्याख्यान में भारतीय राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया के बारे में व्याख्यान प्रस्तुत है। आपका स्वागत है। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है और यह व्यवस्था की गई है कि भारत का राष्ट्रपति अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा गुप्त मतदान की नीति से निर्वाचित किया जाएगा। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली यह क्या है? सामान्यतया जब भारत में निर्वाचन होते हैं, लोकसभा, विधानसभा, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, इनके जो भी निर्वाचन होते हैं उसमें प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक व्यक्ति निर्वाचित होता है और ऐसा व्यक्ति निर्वाचित होता है जिसे अन्य उम्मीदवारों से अधिक वोट मिले हों। लेकिन जब इसी को हम लोकसभा के संदर्भ में जांचते हैं तो पता चलता है कि लोकसभा के जितने सदस्य हैं या एक दल के जितने सदस्य लोकसभा में निर्वाचित होकर पहुंचते हैं, भले ही लोकसभा में उनको स्पष्ट बहुमत मिल गया हो, लेकिन पूरे भारत के संदर्भ में देखें तो उनको जन बहुमत का समर्थन प्राप्त नहीं होता। जैसे किसी निर्वाचन क्षेत्र में जनसंख्या है, मान लीजिए 10 लाख। इस 10 लाख में 7 लाख मतदाता हैं। 7 लाख मतदाताओं में से 5 लाख ने मतदान किया। इस 5 लाख मतदाता जहां पर हैं, उस निर्वाचन क्षेत्र से मान लीजिए 5 लोग खड़े हैं। सबसे ज्यादा वोट एक उम्मीदवार को मिला और उसको मिला कुल मिलाकर 2 लाख वोट। दूसरे नंबर पर जो उम्मीदवार था जो परास्त हुआ, दूसरे नंबर पर उसको मिले 1,80,000 या 1,90,000। स्वाभाविक है 2 लाख मत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार विजयी घोषित हो जाएगा। तो देखिए, एक निर्वाचन क्षेत्र में जनसंख्या है 10 लाख, लेकिन जो प्रतिनिधि निर्वाचित होता है उसको कुल मिलाकर 2 लाख वोट मिले हैं। तो बाकी 8 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? 8 लाख में छोटे छोटे बच्चे या 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को भी निकाल भी दें, उनको हम हटा भी दें, तो फिर भी 8.5-9 लाख बचते हैं। तो इन 8 लाख में से 2 लाख का प्रतिनिधि निर्वाचित हो गया, बाकी 6 लाख का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? इस प्रकार से भारत की यह निर्वाचन पद्धति में यह दोष देखी जा सकती है। आपको आश्चर्य होगा कि 1984 में श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के बाद लोकसभा का जो चुनाव हुआ था उसमें कांग्रेस को 544 में से 410 सीटें मिली थी। 410 का मतलब होता है लोकसभा की सदस्य संख्या का 80%। लेकिन उससे पूरे भारत में मतदाताओं का केवल 45% वोट मिला था। तो एक तरफ 45% वोट मिलता है और आप लोकसभा में 80% स्थान प्राप्त कर लेते हैं। यह भारतीय निर्वाचन पद्धति का सबसे बड़ा दोष है। इसी प्रकार से जब हम राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन के संदर्भ में चर्चा करते हैं या मान लीजिए अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली हम लागू करते हैं, तो इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, आपकी संख्या जिस अनुपात में है उसी अनुपात में आपके सदस्य निर्वाचित होंगे। जैसे मान लीजिए एक क्लास में छात्रों की संख्या 60 है और छात्राओं की संख्या 40 है। यहां से 10 प्रतिनिधियों का निर्वाचन होना है। तो यदि हम सामान्य बहुमत के द्वारा उनका निर्वाचन करेंगे तो स्वाभाविक है छात्रों को ही वोट देंगे, छात्राओं के प्रतिनिधियों को वोट नहीं देंगे। छात्राएं भी केवल छात्राओं को वोट देंगी, छात्रों को वोट नहीं देंगी। तो परिणाम यह होगा कि चूंकि छात्रों की संख्या 60 है, इसलिए 10 के 10 पूरे प्रतिनिधि
छात्र ही निर्वाचित होंगे, छात्राओं को कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाएगा। लेकिन यदि अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को हम लागू करते हैं तो जिस अनुपात में छात्र छात्राओं की संख्या है उसी अनुपात में सदस्यों का निर्वाचन हो सकता है। तो इसके अंतर्गत यदि 60 छात्रों की संख्या है तो 6 छात्र निर्वाचित होंगे, और यदि छात्राएं 40 है तो छात्राओं का प्रतिनिधित्व 4 छात्राएं करेंगे। मतलब जिस अनुपात में आपकी संख्या है उस अनुपात में आपको प्रतिनिधित्व मिल जाएगा। यह है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। तो इस पद्धति की 2 प्रकार की प्रणालियां हैं। एक को कहते हैं एकल संक्रमणी मत पद्धति और दूसरे को कहते हैं सूची पद्धति। सूची पद्धति का प्रयोग अमेरिका में राष्ट्रपति को निर्वाचित करने के लिए जिस निर्वाचक मंडल का गठन किया जाता है उस निर्वाचक मंडल के सदस्यों के निर्वाचन के लिए इस सूची पद्धति का उपयोग किया जाता है। और एकल संक्रमणी मत पद्धति को भारतीय संविधान में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सदस्यों और विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचन के लिए स्वीकार किया गया है। एकल संक्रमणी मतलब एक का वोट दूसरे को जाता है, दूसरे में संक्रमण करता। संक्रमण करना का मतलब है जाना। जैसे संक्रांति होती है तो संक्रांति में क्या होता है कि सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में जाता है, उसको संक्रांति कहते हैं। तो संक्रांति संक्रमण, तो यह एकल संक्रमणी मत पद्धति है, एक का वोट दूसरे को जाता है। तो भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणी मत पद्धति से गुप्त मतदान के द्वारा होता है। निर्वाचक मंडल एक मतदाताओं का ऐसा समूह है, एक मंडल है जिसका गठन विशेष तौर पर किया जाता है। वो निर्वाचक मंडल में कौन से सदस्य होते हैं? संसद और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल का गठन करते हैं। और ये दोनों प्रकार के सदस्य मतलब संसद, लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में वोट डालते हैं। वो निर्वाचन की पद्धति गुप्त है। इसके पहले कि वोट डालें निर्वाचकों के मतों का मूल्य निकाला जाता है। कि मतलब यह हुआ कि एक सदस्य, विधानसभा का एक सदस्य यदि एक वोट डालता है तो उसके वोटों का मूल्य कितना होगा, इसको कहते हैं वोट मूल्य, वैल्यू ऑफ ए वोट। तो इसका सूत्र है, संविधान की पुस्तक में दिया गया है। पहले राज्य विधानसभा के मतों का मूल्य निकालते हैं। राज्य विधानसभा के मतों का मूल्य निकालने का सूत्र है राज्य की जनसंख्या बटे राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या गुणित 1000। मान लीजिए किसी राज्य की जनसंख्या 2 करोड़ है, 2 करोड़, और उस राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या मान लीजिए 100 है, और यहां पर गुणित 1000 है। ये इस प्रकार से 3, तो ये 5 और ये 5, इस प्रकार से 200 बचा। इसका मतलब यह हुआ कि उस राज्य विधानसभा का एक सदस्य यदि एक वोट देता है तो उसके वोटों का मूल्य 200 होगा। कुल मिलाकर 100 सदस्य हैं तो उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों का कुल मूल्य 200 गुणित 100 बराबर 2000 वोट, 20,000 वोट हुए। उस राज्य के विधानसभा के मतों का कुल मूल्य 20,000 हुआ। ये उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों का कुल मतों का मूल्य हुआ। इसी प्रकार से भारत में जितने भी राज्य हैं, 29 राज्य हैं, 29 राज्यों के विधानसभाओं के सदस्यों के मतों का मूल्य निकाला जाएगा। इस निर्वाचक मंडल में दिल्ली और पांडिचेरी के विधानसभाओं के सदस्यों को भी भाग लेने का अधिकार है। तो इसी ढंग से, इसी सूत्र के तरीके से, इसी सूत्र के आधार पर भारत में जितने भी राज्य हैं, इन सभी राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के मतों का मूल्य निकाला जाता है। अब संसद के निर्वाचित सदस्यों के मतों का मूल्य निकालेंगे। इसका सूत्र है राज्य विधानसभाओं के
निर्वाचित सदस्यों के मतों का कुल मूल्य बटे संसद के निर्वाचित सदस्यों की संख्या। पूरे 29 राज्यों के और दिल्ली और पांडिचेरी, इन सभी राज्यों के विधानसभाओं के मतों का कुल मूल्य, टोटल, ग्रैंड टोटल मान लीजिए 3 लाख है और संसद के निर्वाचित सदस्यों की संख्या मान लीजिए 750 है। ये इसलिए पूर्णांक में ले रहा हूं ताकि गुणा भाग में ज्यादा दिक्कत न हो, यह संख्या आगे पीछे होती है। तो मान लीजिए पूरे 29 राज्यों, दिल्ली और पांडिचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के मतों का कुल मूल्य इस ढंग से जो हमने निकाला 3 लाख है और संसद के निर्वाचित सदस्यों की संख्या मान लीजिए 750 है। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 400। मतलब यह होगा कि संसद का एक निर्वाचित सदस्य यदि 1 वोट देता है तो उसके मतों का मूल्य 400 होगा। और इसी प्रकार से हम 750 गुणे 4 कर देंगे, जो क्या है, तो ये संसद के निर्वाचित सदस्यों के मतों का कुल मूल्य हुआ। अब देखिए न्यूनतम कोटा निकालते हैं। न्यूनतम कोटा का सूत्र है वैध मतपत्र बटे निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या। मान लीजिए कुल मतदाता 5010 हैं। कुल मतदाता का मतलब संसद के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, इनकी कुल संख्या मान लीजिए 5010 है। कुल उम्मीदवार जो चुनाव लड़ रहे हैं राष्ट्रपति का, उनकी संख्या 4 है। वैध मतपत्रों की संख्या 5000 है। ये वैध मतपत्र क्या है? मान इसमें प्रत्येक मतदाता प्रत्येक अभ्यर्थी को, उम्मीदवार को वोट देता है। मान लीजिए उसमें से 10 मतपत्र अवैध पाए गए। गड़बड़ी कैसे होती है आगे चल करके बताऊंगा। तो मान लीजिए 10 मतपत्र अवैध पाए गए तो वैध मतपत्रों की संख्या हो गई 5000। तो यहां पर सूत्र है वैध मतपत्र माने 5000 बटे निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या। राष्ट्रपति कितने व्यक्ति निर्वाचित होंगे? 1 व्यक्ति निर्वाचित होगा। तो ये हुआ 1 धन 1 धन 1। तो ये होगा 2 को 5000 से भाग दिया, 2500 हुआ, धन 1 बराबर 2501 वोट हुआ। ये निर्वाचन कोटा है। निर्वाचन कोटा का अर्थ है कि कोई उम्मीदवार तब निर्वाचित घोषित होगा जब उसे 5010 में से या 5000 में से 2501 वोट मिलेगा। मतों का मूल्य नहीं, शुद्ध वोट 2501। अब देखिए मतपत्र। अभी लोकसभा, विधानसभा, इन सभी निर्वाचनों में भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का उपयोग हो रहा है। ये साधारण निर्वाचन में इसका उपयोग होता है, लेकिन राष्ट्रपति के निर्वाचन में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का उपयोग अभी नहीं हो रहा है। चूंकि उसकी पद्धति दूसरे प्रकार की है। कैसे? हम सामान्य निर्वाचनों में क्या करते हैं कि हम निर्वाचन केंद्र में जाते हैं, हमको पूरी औपचारिकता हो जाने के बाद उस मतदान केंद्र के अंदर जो वोट देने की मशीन रखी है और वहां पर जाते हैं और अपनी पसंद के उम्मीदवार के नाम के सामने के बटन को दबा देते हैं और हमारा वोट डल जाता है। लेकिन अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली के एकल संक्रमणी मत पद्धति के अंतर्गत मतपत्र कागज का बनाते हैं। भारत में पहले यह पद्धति थी। तो एक मतपत्र उसको दिया जाता है, उस मतपत्र में चारों के नाम लिखे होते हैं, ABCD, ये 4 उम्मीदवार हैं। तो जब मतदाता मत देने जाता है तो मतदाता इन चारों को वोट देगा, एक को वोट नहीं देगा, इन चारों को वोट देगा। लेकिन चारों को यदि उसने वोट दे दिया तो फिर कैलकुलेशन में तो चारों के चारों निर्वाचित हो जाएंगे। तो इस अव्यवस्था को दूर करने के लिए एक दूसरी प्रकार की पद्धति का उपयोग किया जाता है। वह क्या है कि इन चारों में से मतदाता उस नंबर लिख करके वोट देता है। मतलब मतदाता से पूछा जाता है कि इन चारों में से आपकी पसंद का उम्मीदवार कौन है।
मान लीजिए मेरी पसंद का उम्मीदवार सी है, तो उसको मैं दूंगा 1। फिर मतदाता से पूछा जाता है कि मान लीजिए 1 नंबर आपने जिसको दिया सी, वह उम्मीदवार यदि जीत नहीं पाता, मतलब निर्वाचन कोटा यदि प्राप्त नहीं कर पाता, तो आप हमको दूसरा एक विकल्प बताइए, ऑप्शन बताइए। तो मतदाता कहता है यदि सी निर्वाचित नहीं हुआ तो मेरी पसंद का दूसरा व्यक्ति है ए, इसको मैं दिया 2, मतलब उसको 2 नंबर पर दिया। यदि 2 भी निर्वाचित नहीं हो पाया तो आप तीसरा विकल्प दीजिए, ये हुआ 3 और फिर ये हुआ 4। इस प्रकार से नंबर लिख करके मतदाता वोट देता है। यहां पर 2 चीजें हैं। एक, यदि मान लीजिए कोई मतदाता 2 उम्मीदवारों को एक समान नंबर दे दिया, एक 2 लोगों को दे दिया या 2 लोगों को दे दिया, तो उसका वह मतपत्र अवैध घोषित हो जाता है। और यही अवैध घोषित ये हुआ वैध मतपत्र। तो वह सबको एक नंबर देगा, एक ही नंबर एक से अधिक उम्मीदवार को नहीं दे सकता। ये पहली बात। दूसरी बात, यदि मान लीजिए कोई मतदाता मत देने जाता है और वह अपनी पसंद के एक उम्मीदवार को फिर 1 नंबर लिख करके बाकी 3 को खाली छोड़ देता है, तो इससे एकल संक्रमणी मत पद्धति की जो भावना है, जिस उद्देश्य से इसको लागू किया गया है, वह उद्देश्य पूरा नहीं होगा। इसलिए प्रत्येक मतदाता से यह अपेक्षा की जाती है कि वह सभी उम्मीदवारों को वोट देवे। ये मतदान की सामान्य की प्रक्रिया हुई। इस प्रकार से आप याद रखेंगे, कुल मतदाताओं की संख्या, वैध मतपत्रों की संख्या 5000 है, कुल उम्मीदवार 4 हैं और न्यूनतम कोटा है 2501। अब आगे देखें, असली गुणा भाग किसका होता है? मतों की गणना। मतों की गणना कैसे होती है? मतों की गणना, मतों की गणना में प्रथम, द्वितीय, तृतीय, तो इस प्रकार से चार्ट बनाते हैं और इस चार्ट में गणना होती है। ए, बी, सी, डी, ये हो गया। 4 उम्मीदवार हैं। कुल कोटा है, न्यूनतम कोटा है 2501, कुल उम्मीदवार है 4 और मतदाताओं की और वैध मतपत्रों की संख्या है 5000। अब मतों की गणना होगी। जैसे जिन मतपत्रों में 1 नंबर का वोट दिया गया है, पहले उसकी गणना होगी। तो मान लीजिए ए को मिले 500, इसको मिले 400, सी को मिले 2000 और डी को मिले 1900। ये हो गया 2000, ये 1000, ये हो गया 5000। मतलब प्रथम वरीयता के वोटों की संख्या को जब हम गणना करते हैं तो ए को मिले 700 वोट, बी को मिले 400 वोट, सी को मिले 2000 वोट, डी को मिले 1900 वोट। इन सब का टोटल होता है 5000। ये हो गया। मतलब पहली गणना में 1 नंबर का वोट पा करके कोई भी उम्मीदवार विजयी नहीं हो पाया। ये पहला कैलकुलेशन हुआ। अब उसके बाद क्या करेंगे? जिसको सबसे कम वोट मिले हैं, ये है बी। बी के 400 मतपत्रों को निकालेंगे और ये देखेंगे कि इन 400 मतदाताओं ने 2 नंबर का वोट किसको दिया। ये बी कट गया और इन 400 में इसको मिले 300, इसको मिले 50, इसको मिले 50। देखिए टोटल 2300 हुआ, इसका 1950 हुआ। तो कोई भी उम्मीदवार द्वितीय गणना में भी, द्वितीय वरीयता के मतों की गणना में भी न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं कर पाया है। इसलिए क्या करेंगे?
तीसरे नंबर का उम्मीदवार जिसको सबसे कम वोट मिले हैं उसको, उसके वोटों को, उसके मत पत्रों को निकालेंगे। तीसरा कौन है? ए के 750 वोट हैं। इस 750 वोट में इसको मिलते हैं 400 और इसको मिलते हैं 350, 3 नंबर का वोट। और इस प्रकार से जब टोटल करते हैं तो ये हो जाता है 2700। तो ये सी नाम का उम्मीदवार विजयी घोषित किया जाएगा। यह है राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतगणना पद्धति। इसको एक बार और बताता हूं। जब मतों की गणना होगी तो सबसे पहले 1 नंबर के वोटों की गणना होगी। 1 नंबर का वोट, मान लीजिए ए को 5000 में से या 5010 में से 700 लोगों ने वोट दिया। बी को 1 नंबर का वोट मिला 400, सी को मिला 2000 1 नंबर का वोट और डी को मिला 1900। इसमें देखते हैं कि किसी भी उम्मीदवार को 2501 वोट नहीं मिला है। इसलिए पहली वरीयता के आधार पर कोई भी उम्मीदवार राष्ट्र निर्वाचित घोषित नहीं होगा। अब दूसरे नंबर के वोटों की गणना होगी। कैसे? जिसको सबसे कम वोट मिले हैं, वो जिसको सबसे कम वोट मिले हैं बी है। बी को 400 वोट मिले थे। तो ये देखा जाएगा कि इन 400 लोगों की पहली पसंद का उम्मीदवार तो विजयी नहीं हो पाया, तो कम से कम इनकी दूसरी पसंद का उम्मीदवार विजयी हो जाए। तो ये 400 लोगों के वोटों को निकालेंगे। इस 400 में से देखेंगे कि इन 400 मत पत्रों में 2 नंबर का वोट किसको मिला है। 2 नंबर का वोट तो ए को मिला 50 वोट, सी को मिला 300 वोट, डी को मिला 50 वोट। ये हो गया टोटल 400, ये 400 वोट। फिर भी देखते हैं टोटल करके, इसको मिलता है 2300, इसको मिलता है 1950, इसको मिलता है 750। तो अब देखेंगे तीसरे नंबर का वोट, कम वोट पाने वाला अभ्यर्थी है ए, इसको मिला है 750। तो मान लीजिए 750 में 750 वोटों में फिर देखेंगे 3 नंबर का वोट, ये 3 नंबर का वोट, इसको मिला 400, इसको मिला 350। ये टोटल करते हैं तो इसको मिलता है 2700 वोट, ये विजयी घोषित हो जाएगा। मान लीजिए 2 लोगों को न्यूनतम कोटा मिल जाता है तो जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वह उम्मीदवार निर्वाचित घोषित हो जाएगा। यह है भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया। आप सभी को धन्यवाद।